अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामिल और मेरे साथ हैं आदिल। और आज की इस एपिसोड में हम जाएंगे बिहाइंड द सीन्स। आप लोगों ने हमारी सारी एपिसोड्स देखी होंगी। आपको सवाल भी आया होगा कि किस तरह एनिमेशन हो रही है, किस तरह एनिमेशन बना रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये एनिमेशन जो है ये सिर्फ एक ही पर्सन है जो कर रहा है, वो है आदिल। तो हमारी कोई ऐसी कोई टीम नहीं है कि हमारे 20 लोग हैं या 30 लोग हैं जो एक बड़ी कंपनी चला रहे हैं और बहुत सारे एनिमेटर्स हैं। तो ये एक ऐसी मूवमेंट है जो हम लोग चाहते थे कि एक मुस्लिम सुपर हीरो सामने आए। उसके लिए हम लोगों ने खुद ये स्किल सीखे हैं, आदिल ने खुद ये स्किल सीखे हैं। और आज हम बिहाइंड द सीन जाएंगे, जो हमने अभी रिसेंटली एपिसोड 8 रिलीज की है। उसके बिहाइंड द सीन्स हम आदिल से पूछेंगे ये किस तरह इन्होंने ये एपिसोड बनाई है। और भी एपिसोड जो उन्होंने बनाई हैं उसके हिसाब से देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स उन्होंने इम्प्रूव की हैं, किस तरह उन्होंने ये सीखा है और किस तरह आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे आदिल से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और जैसे कि काम ने कहा कि ये हम लोग बेसिकली थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स दिखाएंगे आपको कि कैसे हम लोग एनिमेशन पे काम कर रहे हैं। और तो बेसिकली हम लोग को चैलेंज था कि एनिमेशन जब हमने स्टार्ट की, हमने हमारे पास आइडिया है कि हमें एनिमेशन करनी है। तो हम लोगों ने आउटसोर्स भी करके देखा, डिफरेंट टीम्स के साथ भी करके देखा। और उसके अपने चैलेंजेस थे जो कि हम किसी और दिन डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आज हमारा पर्पस है फोकस करने का कि हमने फिर डिसाइड किया कि हम खुद भी एनिमेशन में घुसे हैं। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की तो ब्लेंडर का पता चला, जैसे बहुत एक पावरफुल टूल है। ओपन ओपन सॉफ्टवेयर है ये। और बहुत पावरफुल है। माया की तरह ही है। जो लोग फेमिलियर एनिमेशन से इंडस्ट्री से, उनको पता है कि माया यूज होता है ज़्यादातर जगहों पे, लेकिन ब्लेंडर इज वेरी पावरफुल। और ये भी बहुत जगह यूज होना शुरू हो गया है, स्पेशली इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स। और जैसे हम लोग की जैसे कोशिश है इस तरह की, काफ़ी जो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं और लोग हैं वो उसको यूज कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज थोड़ा ब्लेंडर के ऊपर बात कर लें और दिखाएं बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, कैसे होता है। तो ये ब्लेंडर जो है ये आदिल कोई भी डाउनलोड कर सकता है हाँ, ये? कोई भी फ्री है बिल्कुल। आप गूगल में जाके सर्च करें ब्लेंडर डाउनलोड, वो आपको ब्लेंडर की साइट पे ले जाएगा। आप उसको अपने। लेकिन इसके लिए कोई पावरफुल मशीन चाहिए घर पे हाँ, जो। इसके लिए ऑब्वियसली आपको फिर देखना होगा कि आप उसमें उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि क्या स्पेक्स चाहिए आपको। तो एक मिनिमम, और वैसे भी आजकल जो नए लैपटॉप्स आ रहे हैं, नए डेस्कटॉप्स आ रहे हैं, वो मतलब वो आई थिंक वो ऑलरेडी होते हैं कॉन्फ़िगर्ड कि आप उसको यूज कर सकें गेमिंग सॉफ्टवेयर के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो आई थिंक ज़्यादातर ऑलरेडी इक्विप्ड होते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि क्या स्पेक्स हैं उसके, और आपके इसके डेस्कटॉप साथ या लैपटॉप के। क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये कॉमिक बुक से, फिर हमने ट्रांजिशन किया एनिमेशन में, तो ये कॉमिक बुक से एनिमेशन में आने की क्या वजह थी? कॉमिक बुक का, आई थिंक कॉमिक बुक हमने शुरू किया क्योंकि हम लोग का, हमें एज एज अ टीम हमें शौक था ड्राइंग का, आर्ट स्केचिंग का और कॉमिक्स बनाने का। तो हमने सोचा कि दैट्स अ गुड वे टू स्टार्ट, अपने आप को एटलीस्ट शोकेस करें कि ये कैरेक्टर क्या है, स्टोरी क्या है। तो हमने 5 इश्यूज रिलीज किए। लेकिन ऑब्वियसली वो लिमिटेड है कॉमिक बुक की फॉलोइंग। यूएस में तो है बहुत बड़ी एक फॉलोइंग, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे मार्वल है, डीसी है, इनके सदियों से इनकी कॉमिक्स चल रही है, एक खास फॉलोइंग है। लेकिन एज फार एज the rest of the world is concerned, especially Asia, Middle East, वहाँ पे कोई कॉमिक बुक्स का इतना कल्चर नहीं है। बहुत कम है। इट्स नॉट as big as the US। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं एनिमेशन, जो कि वर्ल्ड वाइड ऑडियंस अप्रिशिएट करती है, स्पेशली ये डिज्नी और पिक्सार और ड्रीम वर्क्स। ये लोग इतने जबरदस्त ये लोग मूवीज बना रहे हैं, विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं बुराक को भी हम एनिमेशन में लेके आए। तो दैट्स व्हाई वी ट्रांजिशन फ्रॉम कॉमिक बुक्स टू एनिमेशन। और आई और थिंक फिर ट्रेंड भी अब या मार्केट का ऐसा हो गया है, जो मैं नोट कर रहा हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है वो क्विक कंटेंट, वो अब पढ़ने के इतने लायक नहीं है। मतलब कि कॉमिक बुक्स पढ़ने की जो एक पेशेंस भी चाहिए होता है। पेशेंस और जो एक वो था, जोश था, वो अब आ गया वीडियो पे। और वो टिकटॉक और इस तरह के वीडियोस की अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा देखी जाती है। दूसरे मार्वल मूवीज हो गई या पिक्सार हो गया। तो आई थिंक
ट्रेंड भी इसी तरफ जा रहा है। हाँ वैसे, हाँ सब अब हर कोई अपने आईफोन पे होता है, आईपैड पे होता है, और हर कोई बस स्क्रॉल कर रहा होता है, कंटेंट जो इंटरेस्टिंग है वहाँ रुक जाता है, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। लेकिन हाँ, अब किसी के पास इतने पेशेंस नहीं कि वो बैठ के बुक खोलें पढ़ें। इवन स्कूल्स और कॉलेजेस में भी अब वो हर चीज़ ऑनलाइन वर्चुअल और वो हो गई है इसके ये अपने। लेकिन तो किस तरह सीखा? अब जैसे ऑडियंस को बताते चलें कि ये कोई आदिल जो थे कोई स्कूल नहीं गए, इन्होंने कोई एनिमेशन की कोर्सेज नहीं किए, इन्होंने खुद सीखा है इन्होंने सारा ये टूल जो है एनिमेशन का। और ये एक ही आदिल जो है वो अकेले इसको बना रहे हैं। सब चीज़ें जो होती हैं जो टिपिकली एक टीम में होता है कि आपका एनिमेटर है, फिर एनवायरनमेंट का एक एक रिसोर्स होती है, फिर वो सब लाइटिंग की एक अलग रिसोर्स होती है, तीन चार लोग जो होते हैं बैठ के एक एपिसोड बनाते हैं। लेकिन इसमें एक ही इंसान है जो सब चीज़ के पीछे, वो है आदिल। तो तभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं कि उनसे सीख सकें थोड़ा, कि अगर आप जैसे और लोग भी हैं जो इंस्पायर हो रहे हैं और उनका दिल है कि हम भी ऐसी कोई चीज़ बनाएं, तो ये एक आपके लिए बहुत बेहतरीन एक मौका है कि आप ये सीखें कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। जैसे आदिल कह रहे हैं कि ब्लेंडर एक टूल है जो अवेलेबल है, वो जो फ्री है। आपकी जो मशीनें हैं आजकल वो काफ़ी पावरफुल हैं जो चला सकती हैं टूल। और ये तो इसमें आदिल आपको कितना, अगर करेंगे आप स्टार्ट टू फिनिश, आपको कितना टाइम लगा इसको, जो अभी भी सीख रहे हैं, हाँ लेकिन कितना टाइम लग हाँ, गया? हाँ सीखने का प्रोसेस तो खैर खत्म नहीं होता, और ऑब्वियसली जैसे वक्त गुजरता है आप थोड़ा अपनी स्किल्स और फाइन ट्यून करते हैं और इम्प्रूव करते हैं, और चीज़ें समझ में आती हैं जो गलतियां आप पहले कर रहे थे जो। और फिर शुरू में कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस भी थी, जो लैपटॉप था इतना पावरफुल नहीं था, तो आप इतना अच्छा मतलब उसको नहीं कर सकते थे जितना आप, when you get a better machine, it's faster, you get to see results faster, तो आप अपनी मिस्टेक भी जल्दी ठीक कर सकते हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। लेकिन I'd say कि मुझे अराउंड 2017 मैंने देखना शुरू किया था कि ब्लेंडर क्या है कैसे है, और फिर यूट्यूब पे बहुत से ट्यूटोरियल्स हैं जिसको मैंने देखा, और फिर समझ लें कि 2017 से लेकर अब तक काफ़ी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीख लिया है कि मॉडलिंग कैसे करते हैं, लाइटिंग कैसे होती है, एनवायरनमेंट कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट विजुअल इफेक्ट्स कैसे दिखा सकते हैं आप। और फिर जो मेरा जो हम लोग का अपना जो एक ड्राइंग की स्किल है वो भी इसमें बहुत काम आई, क्योंकि जब आपको पता होता है कि एनाटमी कैसे होनी चाहिए, फिजिक्स कैसे होती है बॉडी मूवमेंट्स के, और मसल्स कैसे मूव होते हैं और बॉडी कैसे मूव करनी चाहिए, तो वो सब दैट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि फिर आप जब मॉडलिंग कर रहे होते हैं या कुछ कैरेक्टर डिजाइन कर रहे होते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है उससे। हाँ वो तो है। अब इसमें ये और है फिर कि रेफरेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आप अपने मेंटल उससे काम कर रहे होते हैं, उससे इसमें अगर रेफरेंस। देखा जाए कि हमने जैसे पहले ट्राई किया था एनिमेशन से पहले कॉमिक बुक से ट्रांजिशन कर रहे थे, तो हमने जैसे आदिल ने मेंशन किया अर्लियर कि हमने आउटसोर्स भी की टीमें, हमने हायर भी किए लोगों को। लेकिन उनसे जो काम नहीं बन रहा था, उसकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से फिर आदिल ने कहा कि इससे अच्छा मैं खुद सीख लूँ। और आई थिंक यही एक एक हाँ, और क्या क्या रीजन थे आपको ये? बेसिक रीजन ये था कि एक फ्रस्ट्रेशन होती थी कि एक तो एनिमेशन बहुत एक्सपेंसिव है, हम्म। जैसे सबको आई डोंट नो सबको पता ही नहीं, लेकिन जो इस इंडस्ट्री से वाकिफ है उनको पता है कि एनिमेशन बहुत कॉस्टली होती है। एक एक मिनट के हजारों डॉलर्स लगते हैं, और फिर डिपेंड करता है कि आप क्या डिटेल्स दिखा रहे हैं, और जितनी आप डिटेल ऐड करते जाते हैं उतनी आपका बिल जो है ऊपर जाता है, फिर कॉस्ट गोज अप। तो और दूसरा ये कि एक आउटसोर्स करके किसी के साथ मिलके काम करना, वो भी एक उसके भी अपने चैलेंजेस होते हैं। टाइम डिफरेंस होता है, और फिर जो फीडबैक आप चाह रहे हैं आपको मिले, अगर वो नहीं मिले, या जो क्वालिटी आप चाह रहे हैं आपको नहीं मिले, तो वो भी फिर बड़ा चैलेंजिंग एक सिचुएशन हो जाती है। तो इस सब चीज़ों से हमने सीखा, हम फिर हमने सोचा व्हाट व्हाई नॉट, शौक भी है और थोड़ी स्किल्स भी हैं, तो क्यों नहीं इसको एक्सप्लोर करें। तो फिर जब मैंने देखना शुरू किया ब्लेंडर को, और शुरू शुरू में बहुत ही ओवरवेलमिंग लग रहा था कि ये तो बड़ा मुश्किल है, इसमें तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, और बल्कि शुरू में कई दफा मुझे ऐसा लगा व्हाट इट्स जस्ट Quit क्विट। करते हैं। हाँ। मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी कि ये कैसे किया। और यूट्यूब वीडियो आप देखते हैं, लगता है बड़ा मैं भी कर सकता हूँ, बट व्हेन यू ट्राई टू डू इट योरसेल्फ इट्स नॉट दैट इजी, देन यू डिस्करेज होता है इंसान। लेकिन फिर मैं लगा रहा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता यू गेट द हैंग ऑफ इट, और फिर आपका विजन भी ब्रॉड होता है, फिर आपको आइडियाज भी आते हैं कि क्या क्या शॉर्टकट्स कैसे कर सकते हैं आप, कैसे आप क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, हाउ यू कैन वर्क इन अ स्मार्ट वे, नॉट नेसेसरली यू नो और आई थिंक वो स्पेंड टू मच टाइम। वो ट्रांजिशन हमें नजर भी आया है। अगर हम एपिसोड 1 देखेंगे आप बुराक की, तो वो हमने आउटसोर्स की थी। राइट।
फिर जब उसके बाद से, फिर 2 के बाद से जब आदिल ने बनाना शुरू किए, तो आप एक्चुअली प्रोग्रेशन देखते हैं कि कौन से हाँ, आ रहे हैं, क्या है। राइट, राइट। आई जैसे थिंक। 2 में था, जो कासिम पे बनाई थी हमने, कासिम को इंट्रोड्यूस किया था उसमें। मेरे पास जो लैपटॉप था उसके उस पर कोई पावरफुल नहीं था इतना। तो तो लोग अक्सर उसमें देखते भी कि फ्रेम रेट बहुत स्लो है, 24 बाय नहीं है। तो वो उसकी रीज़न यही थी कि लिमिटेशन थी, उससे ज़्यादा तेज चल नहीं सकता था लैपटॉप भी। और मुझे जो जब मैं एनिमेशन पोर्ट व्यू पोर्ट में अपना प्ले करके देखता था कि मैंने क्या बनाया है, तो वो इतना स्लो होता था कि बड़ा मुश्किल होता था कि कैसे आप उसको ठीक करें और फिर दोबारा देखें, तो बड़ा टाइम उसमें लगता था। तो इसलिए क्वालिटी जो थी वो इतनी मतलब उस लैपटॉप के लिहाज से मैं जितना कर सकता था मैं कोशिश की थी, लेकिन ऑब्वियसली इट वाजंट 24 फ्रेम पर सेकेंड नहीं हो सकता था, लेकिन मैंने एक कोशिश की थी। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर और भी चीज़ें समझ में आई कि कैसे आप फाइन ट्यून कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। और फिर लैपटॉप भी अपग्रेड किया अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बहुत फर्क पड़ा। उससे टाइम हाफ हो गया ऑलमोस्ट। स्पेशली एक एक एनिमेशन में सबसे बड़ा चैलेंज होता है रेंडरिंग, जो कि हम्म। बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप रेंडरिंग आउटसोर्स करें तो बहुत पैसा लगता है उसमें। तो इसमें शुक्र है कि ब्लेंडर में एक इंजन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ईवी के नाम से। तो वो रेंडरिंग बहुत तेज करता है। उसमें लाइटिंग और शेडिंग थोड़ी लेस रियलिस्टिक होती है, लेकिन आप यू कैन प्ले अराउंड टू मेक इट लुक मोर रियलिस्टिक एंड कोई डेप्थ ला सकते हैं उसमें। उसमें टेक्निक्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं जो यू हैव टू लर्न और प्ले अराउंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ा फर्क पड़ा। तो और अब आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेशन, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता नजर आती गई जैसे एपिसोड्स हमने बनाए। तो अब जैसे अभी एपिसोड 8 आया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो काफी उससे। देखते हैं। तो अब मेरे ख्याल से अब ये है कि इसमें जो ऑडियंस देख रही है, आप डेफिनेटली ब्लेंडर को चेकआउट करें, उसको डाउनलोड करके आप अपने लैपटॉप पे चला के देखें। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे आपको कि आदिल ने किस तरह ये टूल यूज़ किया है, क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए, क्या चीज़ें यूज़ की गई थी एपिसोड 8 के लिए, और दूसरे वीडियोज जो बनाए उसका थोड़ा सा आपको वॉक थ्रू दिखाएंगे, कौन सी एपिसोड में क्या क्या चैलेंजेस है। तो लेट्स देखते हैं कि क्या ब्लेंडर में किस तरह काम किया गया है इस पे। तो ये बेसिकली एपिसोड 8 पे जब मैं काम कर रहा था, ये ब्लेंडर मैंने आपके सामने खोला हुआ है। इसके आप थोड़े से बेसिक से मैं आपको दिखा दूंगा। अब जैसे ऊपर इस वक्त 2 स्क्रीन्स खुली हुई है, नीचे जो आप देख रहे हैं ये आपकी वो प्लेबैक वो है विंडो, जिसमें आप जब प्ले का बटन दबाएंगे तो एनिमेशन चलती है। इस वक्त मैं प्ले नहीं करूंगा क्योंकि बहुत स्लो फ्रेम रेट चलेगा। तो जितनी फाइल बड़ी होती है ब्लेंडर की, जितने आपके एसेट्स होते हैं, लाइटिंग वगैरह होती है, उससे ऑब्वियसली वो स्लो हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन अ, जैसे अगर मैं इसको मूव करूँ साइड पे, तो ये जो है आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी। जैसे ये इसको मैं अगर, तो ये जो आप येलो में देख रहे हैं, ये इसका जो स्केलेटन है बुराक का, ये रिग जिसे कहते हैं एनिमेशन में, जिसकी वजह से ये बेसिकली बोन स्ट्रक्चर है इसका, जिसको आप एनिमेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और ये मगॉग, ये इसका स्ट्रक्चर है बोन का। और ये जो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये सब शेडिंग है, ये लाइटिंग है। जैसे इसके ऊपर मगॉग के ऊपर लाइट पड़ रही है। और ये बॉक्सेस हैं। बॉक्सेस का पर्पस होता है कि जैसे अगर आपको स्मोक शो करनी है, जैसे आपको राइट साइड पे देखें तो कैमरे में जो नजर आ रहा है शॉट, उसमें आपको थोड़ी सी मिस्ट और स्मोक नजर आ रही है, तो वो सब इस बॉक्स के अंदर होती है। आप वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो ये इसका इफेक्ट आता है कि स्मोक है या डस्ट है जैसे हवा में। और फिर ये अगेन ये देख रहे हैं आप, ये एक लाइट है जो मैंने मगॉग के फेस पे भी लगाई हुई है, ताकि क्योंकि आपको पूरी लाइटिंग जो है पूरे एनवायरनमेंट के हिसाब से करनी पड़ती है। जैसे मैंने इसमें टाइम दिखाया है, जैसे ऑलमोस्ट फजर से पहले का टाइम समझे, थोड़ा सुबह भी होने वाली है, अभी रात भी है, थोड़ी थोड़ा रोशनी भी आना शुरू हो गई है। तो उसके हिसाब से पूरी लाइटिंग सेट की है, ताकि यू हैव टू मेक श्योर कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स सीन में नजर आ रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं कितनी बड़ी वो है ये, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, ये पूरा एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया है पहाड़ों का और जमीन का, तो ये सब शॉर्ट में आप वो दिखा सकते हैं जो आप दिखाना चाह रहे हैं। तो तो इसमें इसमें ये भी हो सकता है कि आपको इतना पूरा एक्सटेंसिव डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट के एग्जैक्टली, शॉर्ट के राइट। हिसाब से आप कर सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि आप पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। और क्योंकि जाहिर बात है फिर वो
रिसोर्सेज भी लेता है, सीपीयू लेता है, मेमोरी लेता है, रेंडरिंग करते हुए स्पेशली। और वो तो डिपेंड करता है आप शॉट में क्या दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये एक शॉट था जिसमें फाइट दिखाई थी, और काफी डिफरेंट एंगल्स थे शॉट से, तो पूरा एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। लेकिन बेसिकली आपकी जो काम होता है, जैसे ये कैमरा है यहाँ पे, तो इसमें कितने कितने कैमरेज लगाए हैं इस सिर्फ इस शॉट के लिए? इस शॉट के पास एक कैमरा है सिर्फ इस शॉट के लिए। और हम्म। आप कैमरा जो आपको है वो मूव तो अराउंड इसके कर हिसाब सकते हैं। से फिर आपको थोड़ा सा डायरेक्टर का माइंड भी चाहिए होता है कि आप एनिमेशन तो एक अलग चीज़ है, लेकिन शॉट क्या दिखाना है, एग्जैक्टली आपका तो एंगल आपके कहाँ। आपके दिमाग में राइट, जैसे जैसे जो प्रॉपर जो मूवीज हैं या जो आती हैं उनके पूरा स्टोरी बोर्ड बनता है। और जो एनिमेशन इंडस्ट्री में इनको पता है सारा प्रोसेस के, पहले स्टोरी बोर्ड बनता है, फिर आप सोचते हैं कि एग्जैक्टली शॉट बाय शॉट क्या सीन हो सकता है, क्या कैमरा एंगल होगा, किस तरह होगा। तो वो तो यू हैव टू नो कि नेक्स्ट शॉट क्या होगा, उसके हिसाब से आप फिर एडजस्ट करते हैं सब चीजें। अब ये शॉट है कि जिसमें शुरू में, अगर मैं शुरू में जाऊं, तो ये बुराक है, और अभी आके वो थोड़ी सांस ले रहा है, थोड़ा ब्रेक ले रहा है। और फिर शॉट के एंड में अगर मैं क्लिक गो टू द एंड, तो ये अब मोगॉग उसके सामने आके खड़ा हो गया है। तो ये एक कैमरा शॉट था जिसमें आइडिया ये था कि बुराक पे फोकस होगा, और फिर एकदम से मोगॉग जो आके उस कैमरे के सामने लैंड करेगा, ताकि एक जरा इम्पैक्ट आए उसका। तो वो उसमें दिखाने की कोशिश की है। तो ये और ये पूरा सीन बनाने में कितना टाइम लग गया सिर्फ ये? आ, इसको इसको ऑब्वियसली ये जो एसेट्स जो बनाए हुए हैं, ये तो पहले मैंने बनाए थे, जो एपिसोड एपिसोड 3 से बनाना शुरू किए थे मैंने। ये सारे माउंटेन के जो रेंज है और जमीन है, और फिर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे रॉक फॉर्मेशन है, ये जो साइड पे आपको नजर आ रही है, ये सब डिटेल्स दिखानी पड़ती है ताकि थोड़ा सा डेप्थ आए सीन में। जो पीछे जो आपको नजर आ रहे हैं रॉक फॉर्मेशन, और पीछे पहाड़, और फिर लाइट की शेडिंग भी ऐसी दिखाते हैं ताकि जो एसिड्स हैं, जैसे पीछे आपको ये, अगर मैं इसको बड़ा करूं, ये देखें आप, ये पीछे आपको माउंटेन्स नजर आ रहे हैं, तो शेडिंग ऐसी की हुई है ताकि जो उसकी डिटेल्स है पहाड़ की, वो स्टैंड आउट करें। तो अगर मैं अभी यहाँ पे राइट साइड पे ये टूल्स होते हैं, अगर मैं जैसे फर्ज कर मैं एक उसके, अगर मैं सन वाले उस पे जाऊं, लाइटिंग पे, या मैं अगर मैं सिलेक्ट करूं और फिर ये लाइट पे जाऊं, तो बेसिकली एक एक लाइट होती है जो, जिसको सन कहते हैं, जो बेसिकली पूरे एनवायरनमेंट को सूरज की तरह लाइट अप कर देता है। आप उसकी पावर भी बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इस पर स्ट्रेंथ 2 रखी हुई है, और कलर इसका मैंने ब्लूइश रखा है ताकि वो थोड़ा रात का इफेक्ट आए। तो अगर फर्स्ट कर मैं कलर चेंज करके इसको मैं येलो कर दूं, तो आप देखेंगे पूरा सीन का वो चेंज हो गया है एनवायरनमेंट। अभी लग रहा है कि ये दोपहर का टाइम है। तो उसमें और सर अगर इसने आपको सीन के हिसाब से और वो कंसिस्टेंसी भी। एग्जैक्टली तो आपको उसी के हिसाब से पूरी लाइटिंग सेट करनी पड़ती है। और जब आपने पूरा इसका अगर फर्ज करें आपको दोपहर दिखानी है, और ये लाइटिंग चेंज हो गई है, तब आपको जो आपने लाइटिंग, जो छोटी लाइट्स आपने कैरेक्टर्स पे रखी हुई है, उनको भी फिर आपको उसी हिसाब से फिर कलर चेंज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि सब जल पूरा सीन जो है वो एक कंसिस्टेंसी हो सीन में। ये नहीं लगे कि भाई पीछे लाइट कुछ और है और कैरेक्टर्स कुछ और रोशनी में खड़े हैं। वो फिर वो सारा तो अगर मैं वापस इसको ब्लू करूँ, तो आप देख सकते हैं वापस ये उस कलर पे आ गया है। और फिर एक और चीज़ है कि अगर मैं चाहूँ, इफ आई गो हियर, और अच्छा ब्लेंडर में ये है कि जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, और अगर आप जो कीबोर्ड पे आपका एक बटन होता है ना पीरियड का, इफ यू प्रेस दैट, वो आप उस ऑब्जेक्ट के पास ले जाता है फौरन। तो यू डोंट हैव टू सर्च फॉर द ऑब्जेक्ट, क्योंकि जाहिर बात है ये बड़ा वो होता है एनवायरनमेंट, इसमें हजारों चीज़ें हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि आप चूज करें, सर्च करें। तो ये सब चीज़ें आप यूट्यूब पे, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स बहुत से हैं जो बेसिक आपको ब्लेंडर का नेविगेशन सिखाते हैं। तो अब ये सन मैंने सिलेक्ट किया हुआ है जो इस एनवायरनमेंट में है। अगर मैं जूम आउट करूँ और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करूँ, तो देखिए ये एनवायरनमेंट है, और ये सन का जो ऑब्जेक्ट है मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको अब चेंज करूँ, इसका इसका डायरेक्शन, तो आप देखिएगा कैमरा व्यू में देखें कैसे इसका वो लाइटिंग का इफेक्ट और डिटेल्स चेंज होती है पहाड़ की। अब ये मैं सूरज को मूव कर रहा हूँ उसकी लाइटिंग।
तो ये जो राइट साइड पे स्क्रीन है ये रियल टाइम रेंडर कर रही है या ये कौन? या दिस इज, हाँ, ये रेंडर नहीं हो रहा है, ये जो व्यू पोर्ट में जो रेंडर करने के बाद जो नजर आएगा वो दिखा रहा है आपको ये। अभी ये रेंडर नहीं हुआ सीन, लेकिन ये अच्छा। रियल टाइम में आपको दिखा रहा है कि कैसा उसका इफेक्ट क्या हुआ है उसका। अब जैसे मैंने सूरज का डायरेक्शन चेंज कर दिया है, तब ये इसकी फीचर है पहाड़ जैसे अब अंधेरे में चला गया, नजर नहीं आ रहा। तो मैं वापस लाऊं सनलाइट को, तो अब जैसे ये एक इफेक्ट आ रहा है, हम्म। जैसे सूरज के सामने और डस्ट में उसकी वो रिफ्लेक्शन भी आ रही है। शेडो भी आ रहा है डस्ट के अंदर उसका। तो ये डिपेंड करता है आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली सीन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अगर मैंने ये एंगल दिखाया होता सन का, तो फिर इससे पहले जो सीन है उसके बाद जो सीन है उसमें भी फिर मुझे कोशिश करनी होती कि लाइट मोर और लेस, मतलब जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली उस डायरेक्शन से आए, लेकिन मोर और लेस उस साइड से कि थोड़ी कंसिस्टेंसी हो, ताकि जो लोग फॉलो कर रहे हैं सीन को उनको कंफ्यूजिंग ना लगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वहीं से आए, क्योंकि असली काम होता है कि शॉट अच्छा लगे। हम्म। एज लॉन्ग एज के शॉट में इम्पैक्ट आ रहा है और वो लाइटिंग अच्छी लग रही है और विजुअली अच्छा लग रहा है, तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग फिजिकली एक्यूरेट कि भाई मैंने पिछले सीन में सन इस एंगल से दिखाया तो एग्जैक्टली इसी एंगल से लाइट आनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि उस एंगल से नेक्स्ट सीन में वो शॉट अच्छा लगे। तो ये तो आपको play। इसमें जो लोग एनिमेशन में घुसना चाह रहे हैं, बजाय एनिमेशन में घुसने से पहले उनको प्रेप वर्क क्या करना चाहिए? उनके पास एक स्क्रिप्ट होना चाहिए, एक स्टोरी बोर्ड होनी चाहिए, फिर एनिमेशन में घुसें, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी उनके लिए? आई थिंक एनिमेशन में जो लोग जाना चाह रहे हैं, आई थिंक सबसे बेस्ट आइडिया है कि वो पहले ट्यूटोरियल से शुरू करें। हम्म। बेसिक जो बहुत से गूगल जाके आप सर्च करें ब्लेंडर ट्यूटोरियल, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने भी ऐसे ही सीखा है, 3 साल में मैंने इतने वीडियोस देखे, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स देखी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करते गया उसके ऊपर, कि कैरेक्टर्स कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे उसका होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए आपको। लेकिन आई थिंक द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज विद ट्यूटोरियल्स के भाई, बेसिक जैसे ये नेविगेशन क्या है ब्लेंडर की, मतलब हाउ डू आई नेविगेट इन ब्लेंडर, बेसिक चीजें क्या है, वो ये जो विंडो है ये क्या करती है, हाउ डू आई मूव अराउंड। जैसे मैं इस वक्त मैंने माउस का जो मिडिल बटन है उसको दबाया हुआ और मैं उसको माउस को हिला रहा हूँ, तो आप इन्वायरमेंट में आप मूव अराउंड कर सकते हैं। अगर मैं स्क्रॉल करूँ ऊपर तो जूम इन हो जाता है, स्क्रॉल नीचे स्क्रॉल करूँ तो मैं जूम आउट हो जाता है। तो डिफरेंट, यू हैव टू लर्न डिफरेंट टेक्निक्स। और ये ऊपर देख रहे हैं कि ऊपर कैमराज हैं, ये जो मैंने और पिछले जो शॉट्स एरियल शॉट्स थे तो कैमरा मैंने यूज किए थे, तो ये अभी तक वहीं पे हैं। और ये कुछ मैंने ऑब्जेक्ट्स यूज किए थे क्लाउड्स, ये एपिसोड 7 में, 6 में, सॉरी 6 में, जो मगॉग और बुराक की लड़ाई दिखाई थी, और फिर बुराक जो है वो आसमान पे जा रहा है और फिर नीचे फ्लाई करके आ रहा है, तो उसमें जो क्लाउड फॉर्मेशंस दिखाई थी वो मैंने ये यूज किए थे, ऑब्जेक्ट्स यूज किए थे और फिर क्लाउड बनाए थे। और बहुत सी टेक्निक्स हैं जो आपको नजर आएंगी और सीख सकते हैं। हाँ। अ, ये एक आपको एक प्रीव्यू दिया है हमने कि पीछे कैसे एपिसोड्स पे काम होता है, कौन सा टूल हम यूज़ करते हैं। और अगेन पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक ही आदिल ही सब कुछ कर रहे हैं। तो जब आप देखते हैं कि एक एपिसोड से दूसरी एपिसोड आ रही है, कभी कभार उसमें टाइम लग जाता है, बिकॉज हम सिर्फ ये दो लोगों की टीम है जो ये एक पीछे लगे हुए हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि ये एक कैरेक्टर ऐसा बने जो मुसलमानों का कैरेक्टर हो, सुपर हीरो एक है जो, आपने हमारा मिशन देख लिया कि हमारा मिशन क्या है उसके पीछे। अब हम क्या करेंगे कि आप हर वीक हम आपको और बिहाइंड द सीन्स लेके जाएंगे, आपको और एपिसोड्स दिखाएंगे कि हमने ये सीन कैसे किया। तो ये अगर आप एपिसोड 8 जाके देखें और ये सीन जहाँ मेगॉग लैंड होता है, अब आपने देखा है कि बिहाइंड द सीन्स किस तरह, कितनी मेहनत और कितना एंगल्स और ये लाइटिंग और कितनी डिटेल ज़रूरी होती हैं सिर्फ एक शॉट के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जब 4 मिनट की एपिसोड बनती है या 6 मिनट की या 3 मिनट की, कितना काम, कितनी मेहनत इसके पीछे, कितना पेशेंस होता है इसमें। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को इंस्पायर करेगी। अगर आपको शौक है तो आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आदिल, आप बताएं कि जैसे आपने ऑलरेडी ऑडियंस को बता दिया कि जब जैसे आपने स्टार्ट किया था, तो अगर किसी कोई इंटरेस्टेड है कि आपसे सीखना चाह रहा है, कि सबसे पहला काम क्या करें वो? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये कि वो आई थिंक बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहिए। कि अगर आपके दिमाग में आइडिया है कि मैं ये बनाना चाह रहा हूँ या ये कैरेक्टर, सबसे पहले तो आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या कैरेक्टर डिजाइन करना चाह रहे हैं, या आप ऑलरेडी आप कैरेक्टर है आपके पास, आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं,
या सब कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली सबसे पहले आप बेसिक यूट्यूब वीडियो से स्टार्ट करें। ब्लेंडर की ट्यूटोरियल बहुत से हैं उसमें, हाउ टू स्टार्ट आउट, हाउ टू नेविगेट। अगर आप कुछ सिंपल ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे मैं अभी इसको मैं एक नई फाइल खोलता हूँ, जस्ट सिंपल, एक यूसुफ का जैसे मैंने वो कैरेक्टर जो डिजाइन किया था कि वो मैं दिखाऊं आपको। ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये यूसुफ है। अगर मैं इसको वो करूं, ये छोटी सी फाइल है क्योंकि इसमें खाली एक यूसुफ है और बीच में बहुत सिंपल सा एक इमेज प्लेन है जो आप यूज कर सकते हैं। इमेज आप हम्म। डाउनलोड कर सकते हैं, आप एज अ बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने किया हुआ है इसमें, कोई सिंपल सी चीज़ है। एक बिल्डिंग मैंने बनाई थी, जो कि आप सीख सकते हैं कैसे बन सकता है ऑब्जेक्ट। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ये भी मैंने सीखा था कि कैसे आप बिल्डिंग का डिजाइन कर सकते हैं। तो उस पर मैं बुराक को मैंने यूसुफ को मैंने खड़ा किया था। और देख रहे हैं बहुत सारी लाइटिंग की हुई है, तो ये जो कैमरे में जो इफेक्ट देख रहे हैं लाइटिंग का, आइडिया ये था कि लगे कि वो बिल्डिंग की छत पे खड़ा है और पीछे जो स्काई लाइन है या जो बैकग्राउंड है उसकी रोशनी भी आ रही है। और तो पूरा सीन ऐसे लगे जैसे वो वहीं खड़ा है रात को। तो ये काफी सारे लाइटिंग देख रहे हैं आप यहाँ पे, मैंने लैंप्स लगाए हुए हैं जैसे ये है। अगर जूम इन करें, सारे ये लैंप्स और लाइट्स हैं जो शेड कर रहे हैं, और फिर वो इफेक्ट आ रहा है वो के ऊपर। तो आप बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह के, हाउ लाइटिंग कैसे। तो हर आई थिंक एक सेक्शन आप बनाए पहले, कि पहले आप क्या सीखना चाह रहे हैं। पहले अगर आप सीखना चाह रहे हैं हाउ टू नेविगेट, तो उस पर एक यूट्यूब पे जाएं कि कि ये डिफरेंट मेन्यूज क्या करते हैं। ये डिफरेंट जो, जैसे मैं अगर इसके स्केलेटन को हाईलाइट करूं, तो मैं ऑब्जेक्ट मोड पे जाता हूं तो यहाँ पे डिफरेंट मोड्स होते हैं। तो जब भी आपको एक रिग को एनिमेट करना होता है, मूव करना होता है, तो आप पोज मोड में जाते हैं। फिर इफ आई क्लिक ऑन पोज मोड, तो आप देखेंगे ये अब बोन्स को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और ये ब्लू हो जाती है। एंड इफ आई क्लिक ऑन द पीरियड बटन जो आपके कीबोर्ड पे है, तो उस पर जूम इन करेगा ये। हम्म। तो अब मैं इस बोन के ऊपर जूम इन हुआ हूँ, अब मैं इसको हिला सकता हूँ। जैसे मैं अगर इसको मैं नीचे करूँ हाथ इसका, राइट, अब मैं इसकी, अगर इसकी मुझे इसकी नेक मूव करनी है, तो मैं इसको खाली टूल्स में जाऊंगा, ताकि जस्ट मूव हिज हेड अराउंड। तो बहुत कुछ आप सीख हाँ, सकते हैं, तो आप क्या देखते हैं बेसिकली तो। इसका बोन स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है कि राइट, अच्छा। एग्जैक्टली। तो ये पूरे ट्यूटोरियल्स होते हैं, आपको सीखना पड़ता है कि ओके पहले तो आप मॉडल कैसे बनाएं, जैसे ये मॉडल है बुराक का। उसके बाद जब मॉडल बन जाता है तो आप उसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, बोन का आर्मेचर होता है। और फिर उस आर्मेचर को आप जो जो ऑब्जेक्ट है बॉडी का उसके साथ कंबाइन करते हैं, ताकि वो जब आप मूव करें तो सब साथ मूव करें। तो सब सीखने की चीजें जो इतनी मुश्किल नहीं है। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है, बट वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, यू नो व्हाट टू डू, देन यू मूव स्टेप बाय स्टेप। तो आई ठीक है, थिंक तो इस पे बेसिकली ये किया है, राइट। तो ऐसा करते हैं। अब हमारा प्लान ये है कि हम आपको ये एपिसोड्स बिहाइंड द सीन्स दिखाते रहेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स आदिल शेयर करते रहेंगे आपसे। तो इस एपिसोड में हम आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहे थे कि हम क्या यूज़ करते हैं बिहाइंड द सीन्स, और आदिल क्या यूज़ करते हैं, कि खुद कैसे सीखा इन्होंने। और जितनी भी एपिसोड्स आप देख रहे हैं अभी हमारी, वो एक ही आदिल ही ने सारी बनाई हैं। इसके पीछे कोई कंपनी नहीं है, कोई बड़ी टीम नहीं है। आप देख लें कि एक आदमी का काम है ये, और माशाल्लाह से बड़ी मेहनत से इन्होंने बनाया है। हाँ, एक एक मतलब कि एक एपिसोड को जो कि 3 या 4 मिनट्स की होती है, उसको बनाते हुए ऑलमोस्ट, डिपेंड करता है ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग फुल टाइम जॉब भी करते हैं। तो जो भी फ्री टाइम मिलता है उसमें हम लोग काम करते हैं। तो जैसे एपिसोड 8 में काफी टाइम लग गया क्योंकि ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, लेकिन लेकिन अगर लग के किया जाए तो एटलीस्ट 3 3 to 4 months। 4 महीने थ्री लग जाएंगे अगर वो भी हाँ, लग एट के अ करें। मिनिमम 3 months तो लग जाते हैं कि एक प्रॉपर एंड टू एंड एपिसोड बनाना, उसको एनिमेट करना और फिर सारा वो करना। तो या तो तो टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग तो है, मेहनत का काम तो है, इसमें सब्र भी बहुत चाहिए। तो आप लोगों के लिए टिप्स ये होंगे कि पहले यूट्यूब पे जाके अगर आप इंटरेस्टेड हैं ब्लेंडर के डॉक्यूमेंट्रीज देखें या उनके ट्यूटोरियल्स देखें। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि एक करेक्टर अगर आपके दिमाग में, उसके बारे में सोचें, बजाय एनिमेशन में जंप करने से पहले आपकी कहानी क्या है, आपका करेक्टर क्या है, आपकी कहानी क्या होगी, आपके स्टोरी बोर्ड क्या होगी, अगर वो आप पहले से सोच के रखें तो फिर आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो इस एपिसोड के साथ फिर हम थैंक यू करते हैं आदिल को कि उन्होंने टाइम लिया और थोड़ा सा हमें बिहाइंड द सीन्स, मेरे लिए भी बहुत सीखने का होता है क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ इसमें, लेकिन नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं।
तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे बिहाइंड द सीन्स की। आई होप आपने एपिसोड 8 एंजॉय की होगी, और दूसरी एपिसोड्स के बारे में भी बात करेंगे कि बिहाइंड द सीन्स कहाँ कहाँ चैलेंजेस थे, उन्होंने कैसे फिक्स किया। अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, वीडियो में डालें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम बात होगी। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।